चलते हैं अगले सेट की ओर। अगले सेट में हम अगले 10 सवाल करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट 18 जून जो कि पेपर कैंसिल हो चुका है उस परीक्षा में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, पर आपके आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए। देखिए 4 क्वाड्रेंट जो स्वयं के द्वारा होस्टेड है वो क्या है, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि शुरू के जो 4 हैं ये चारों क्वाड्रेंट्स हैं, और ये हमने स्वयं की क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो देखिए अब जहाँ पे जो आप चारों निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पर हम अभी वो सॉल्व करेंगे जो कि सही है ताकि आप इसको जल्दी से समझ सके। अ डीलर प्रोफेसर्स टू सेल, मतलब वो ये कह रहे हैं कि 100 रुपये में जहाँ उसे 1000 ग्राम बेचना चाहिए था वहाँ वो 900 ग्राम ही बेच रहा है। तो 100 रुपये में जहाँ उसे 1000 ग्राम बेचना चाहिए था, ठीक है, तो 1 ग्राम कितने में बेचना चाहिए था, 1/10, ये उसका सेलिंग प्राइस लगता है। और कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, ये उसका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए था, और सेलिंग प्राइस कितना हुआ, यहाँ पर आपका हुआ 900 ग्राम बेचा गया है 100 रुपये में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/9। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा जो है 1/10 है और सेलिंग प्राइस 1/9 है। 1/9 माइनस 1/10 डिवाइडेड बाय 1/10 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 1/90 डिवाइडेड बाय 1/10 इंटू 100। तो 10/90 इंटू 100, तो ये हो गया 11/19%। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि हम यहाँ पर समझते हैं वो है कि इफ लॉस इज 1/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस द लॉस परसेंटेज इज 25%। अब देखिए मान लीजिए कि मेरी सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, 30 रुपये, लॉस हो गया मुझे 1/3, मतलब 10 रुपये का लॉस हो गया। 30 का 1/3 1/3 10 होता है, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा लॉस है तो हमें सेलिंग प्राइस में ऐड करना पड़ेगा, मतलब मैंने खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 40। तो मेरा लॉस परसेंट कितना हो गया, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये हो गया 10/40 इंटू 100, जिसे हम कहेंगे 25%। तो लॉस परसेंट यहाँ पे हो गया 25%। तो बी और सी आपका यहाँ पर सही उत्तर आता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कितना होता है, किस एज ग्रुप के लिए होता है, राइट। सो एज ग्रुप यहाँ पर 18 से 23 वर्ष है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्वयं के कोर्सेज के 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो कि हमने स्वयं की क्लास में डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आपको वापस वही पूछा गया है। इन गिवन चॉइसेस में से डी नहीं है, बाकी चारों नेप्टेल, IIM बैंगलोर, NIOS और CEC चारों ही आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो ये चारों यहाँ पर सही उत्तर होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थ्रेड्स की बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले एट्रिशन थ्रेड समझते हैं। एट्रिशन थ्रेड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने 100 लोगों पे सैंपल किया, उसमें से 80 लोग उम्रदराज थे, 20 लोग जवान थे, पर उन 80 लोगों में से पहले टेस्ट से दूसरे टेस्ट के बीच में 50 लोग चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये टेस्ट काम का नहीं है, हमें नहीं करना है, ठीक है। तो वो 50 लोग चले गए, तो अब बचा हुआ टेस्ट आप सिर्फ कम बुजुर्ग लोगों पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर एट्रिशन में हम बोलते हैं कि देयर इज अ ड्रॉप आउट, जो कि हमारा सैंपल ही बदल देता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एट्रिशन। तो अब आपको बी को मैच करना है 4 से। तो बी को मैच अगर आप 4 से कर रहे हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन सही होता है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप दूसरे ऑप्शन चेक कर लीजिए। मैच्योरेशन मतलब कि लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल बिहेवियर में क्या चेंजेस होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लास ले रही हूँ, 1 क्लास 2 क्लास 10 क्लास के बाद मैं थक जाऊंगी, तो 11वीं क्लास मेरी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं होगी। तो ये हो गया मैच्योरेशन थ्रेड। एट्रिशन थ्रेड हम समझ ही चुके हैं। हिस्ट्री मतलब कि कैसे पहले जो टेस्ट हुआ था और उससे आज जो टेस्ट हुआ है उसमें किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, तो उसको हम हिस्ट्री थ्रेड कहते हैं। और टेस्टिंग मतलब कि बाहर के क्या पैरामीटर उस टेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम टेस्टिंग थ्रेड कहते हैं। तो ये आपके मैचेस हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको सीक्वेंस देना है कि कौन से वर्ष में कौन सी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। एंग्लो मोहम्मदीन कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट 1857 में हुई थी, पर वो AMU में 1920 में तब्दील हुआ,
ठीक है। SNDT वुमेंस कॉलेज, पहला वुमेन कॉलेज जो आया था वो 1916 में था और इसका पहला बैच 1921 में निकला, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी और उस्मानिया। अब इसमें से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ लिख के लाए हैं, उस्मानिया की एस्टैब्लिशमेंट डेट थी 29 अगस्त 1917 और पटना यूनिवर्सिटी की थी 1 अक्टूबर 1917। तो दोनों 1917 में एस्टैब्लिश हुए, पर थोड़ा सा यहाँ पर गैप रह गया था, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपका बचता है नागपुर यूनिवर्सिटी। तो नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखा था और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो था 23 में एस्टैब्लिश ये नागपुर यूनिवर्सिटी, राइट। तो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पता होने चाहिए। और क्योंकि 2 के 1917 आते हैं, आप के लिए डेफिनेटली डाउटफुल क्वेश्चन है, याद करने का है, मेमोराइज करने का है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगला है इंक्रीजिंग कॉनोटेशन। देखिए लॉजिक में 2 टर्म्स होती हैं, इंटेंशन और एक्सटेंशन। हमने अपनी क्लासों में इसको डिटेल में डिस्कस किया है। समरी में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इंटेंशन को कॉनोटेशन बोलते हैं, एक्सटेंशन को डेनोटेशन बोलते हैं। कॉनोटेशन का मतलब होता है हिडन मीनिंग, मतलब कोई चीज़ मैं आपको कह रही हूँ पर उसका और भी कोई मतलब है। जैसे अगर कोई व्यक्ति शब्द का प्रयोग करता है डॉग, तो डॉग मतलब एक एनिमल भी होता है और डॉग मतलब हम उसको एक डेरोगेटरी टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डेनोटेशन में एक्सप्लिसिट मीनिंग होता है, मतलब कि अगर मैंने कहा है फ्लावर तो वो सिर्फ फ्लावर ही है, ठीक है। पर कॉनोटेशन में हम उसके हिडन मीनिंग्स को भी अकाउंट में लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉनोटेशन पूछा गया है। हालांकि इन चॉइसेस में ऐसे कोई हिडन मीनिंग्स आपको नहीं मिल सकते एक्सेप्ट द वर्ड एनिमल। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की ओर चल लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक या सबसे ज़्यादा नैरो टर्म यहाँ पे होगा हॉर्स, फिर बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब वो जानवर जो बोझा ढो सकते हैं, उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल और फिर एनिमल। तो आपका यहाँ पर 4th सीक्वेंस जो आता है चॉइसेस में, ये सही ऑप्शन आता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का सीक्वेंस पूछा गया है। तो हमें पता है कि गोल्स कितने हैं 17, टारगेट्स कितने हैं 169, तो बी के बाद सी होगा। ये तो आपका श्योर ऑर्डर है, पर बी के बाद सी लगभग सारी ही चॉइसेस में है, एक चॉइस को छोड़ के। अब नंबर ऑफ पब्लिकेशंस जो है टोटल 2814 है और नंबर ऑफ इंडिकेटर्स आपके यहाँ पर दिए गए हैं 247। तो अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की क्लास में इसको डिटेल में कवर किया है। इंडिकेटर्स, टारगेट्स और स्पेसिफिक टारगेट कौन सा 6.2 में आता है, कौन सा 6.5 में आता है, इस तरीके से भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे। तो जितना कॉम्प्रिहेंसिवली आप इसको कर पाएँ उतना बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन रिसर्च डिसर्टेशन पे है। तो रिसर्च में सबसे पहले आप शुरुआत के पन्नों में क्या देते हैं, आप लोगों को थैंक्स देते हैं, एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं। उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, जो दूसरी किताबों में काम किया गया है उसके बेसिस पे आपने समझा है और अब आप अपने काम में क्या करना चाहते हैं। फिर आप मेथड्स को काम में लेंगे और फाइनली आप डिस्कशन करेंगे। तो इसका ऑर्डर होगा 1, 2, 3 और 4। तो ये यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस रहेगा। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहले शिफ्ट में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, पर वहां पर चारों ही टर्म्स के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन बन गया था और मैच लिस्ट का क्वेश्चन बन गया था। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ई शोध सिंधु पे। तो ई शोध सिंधु जो कि है वो यूजीसी इन्फोनेट, एनलिस्ट और इंडेस्ट को मिलाकर एक कंबाइंड एफर्ट इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज और डिजिटल रिसोर्सेज हम कहेंगे ई रिसोर्सेज का एक कंपोडियम है। तो ये इसका यहाँ पर सही जवाब होता है। अगले 10 क्वेश्चंस अगले सेट में जुड़े रहिए। धन्यवाद।